हमने 2 पढ़े। गुड इवनिंग एवरीवन। अरे क्या हाल है तुम्हारे? अपनी बात चल रही थी लास्ट बैक्टीरिया की, और बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन की अपन बात कर रहे थे, जिसके अंदर फाइलम जो है प्रोटियोबैक्टीरिया जो सबसे बड़ा फाइलम है, जिसमें मोस्टली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आपको वहीं मिलेंगे, और आपके जाने पहचाने मैक्सिमम बैक्टीरिया अपने उसके अंदर हमने एग्जाम्पल भी लिखे, ठीक है ना। आगे अपन 2 फाइलम और बात करते हैं। एक फाइलम होता है जिसे कहते हैं फर्मिक्यूट्स। क्या कहते हैं? फर्मिक्यूट्स। दूसरा था वो जो फर्स्ट था वो प्रोटियोबैक्टीरिया, दूसरा एक फाइलम और अपन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे फर्मिक्यूट्स। इसका क्वेश्चन कहां बनता है वो आपको बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है और अपने एग्रीकल्चर के एग्जाम में कई बार दिखेगा। तो फाइलम फर्मिक्यूट्स के अंदर फिर 3 तरीके की क्लासेस अपन यहां पर कह सकते हैं, ठीक है। 3 क्लासेस अपन ध्यान रखते हैं, जिसमें से आपकी एक आध क्लास थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास जो सबसे पहली है वो है क्लोस्ट्रीडिया। वो तो बड़ी आसानी से नाम ध्यान रह जाएगा बैक्टीरिया का भी। क्लोस्ट्रीडियम आपने सुना होगा, सुना है क्या? क्लोस्ट्रीडियम ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड आता है शायद आपके। एक सार्सिना हमने पढ़ा है। इस क्लास से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक क्लास है जिसे कहते हैं मॉलिक्यूट्स। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूट्स। और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फाइटोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा, जिनके भी नाम के पीछे प्लाज्मा आ रहा है, वो मॉलिक्यूट्स क्लास की फाइलम कौन सा? फर्मिक्यूट से बिलोंग करते हैं। कई बार पूछा गया है कि कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा, तो मॉलिक्यूट्स से। तो यहां पर अपन ध्यान रखेंगे क्या होते हैं, ये अभी आगे पढ़ेंगे अपन। माइकोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा, ये एक्चुअल में बैक्टीरिया नहीं है, लेकिन बैक्टीरिया जैसा ही इनका कुछ बिहेवियर है, अपन आगे बात करेंगे। फाइटोप्लाज्मा। तीसरा स्पाइरोप्लाज्मा। तो ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट यहां से जो क्लास है, और इसका जो फाइलम है वो सेकंड क्लास हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरी बेसिलाई है, जिसमें बड़े आसानी से कुछ एग्जाम्पल हमारे जाने पहचाने अपन इसमें ध्यान रखें। बाकी जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से सेकंड वाली ज्यादा है। जिसके बेसिलाई के अंदर आएंगे लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस सभी ने सुना ही है, दही वाला जो आपके मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। दूसरा बात करें यहां पर केवल बेसिलस। एक हमने स्टेफाइलोकोकस पढ़ा है क्या? जो अंगूर के गुच्छे के समान होता है, स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। एक स्ट्रेप्टोकोकस पढ़ा हमने, पढ़ा है क्या? जो चेन लाइक होता है। तो ये अपने को हल्का सा ध्यान रहे कि किससे बिलोंग करते हैं। बेसिलाई क्लास फाइलम है फर्मिक्यूट्स। इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से फर्मिक्यूट्स फाइलम की क्लास मॉलिक्यूट्स है, जिसके अंदर माइकोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा तीनों इसके अंदर आते हैं। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और पूछने की संभावना जो मैंने राइट का निशान लगा इस पे है। क्या क्वेश्चन बनता है कि माइकोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा की क्लास कौन सी है? तो मॉलिक्यूट्स। और फाइलम कौन सा है? तो फर्मिक्यूट्स। कर लिया नोट सबने? आज भी माहौल है क्या तेरा पूरा? नहीं, बाहर दिख रहा था, ये माहौल में ही लग रहा था मुझे, जैसे आज तेने एकदम बाहर माहौल बना रखा था, भीड़ इकट्ठी कर रहा था, 4 लोग खड़े थे। आज तो सीधा साधा लग रहा है, कटिंग हटिंग में। बहुत बढ़िया बढ़िया, चलो ठीक है। बड़े आगे 2 फाइलम हमने बात कर लिया। एक तो प्रोटियोबैक्टीरिया, सबसे बड़ा फाइलम
जिसमें हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, मैक्सिमम प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोटियोबैक्टीरिया में, और दूसरा जहां पर फाइटोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स। बोले सर आप इनकी बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि हमारे प्लांट पैथोजेनिक ये है इस फाइलम से, और हम पैथोलॉजी के अंदर बात कर रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन इनसे ज्यादा पूछा जाता है। ये हमारे कम है पैथोजेनिक, इसलिए हम इनकी बात नहीं कर रहे। बेसिलस तो आप जानते हो, बेसिलस थुरिंजिसिस तो हमारा जाना पहचाना है वैसे। चलो आगे तीसरा एक और फाइलम ध्यान रखेंगे जिसको बोलेंगे एक्टिनोबैक्टीरिया। फाइलम एक्टिनोबैक्टीरिया, इसके अंदर डायरेक्टली क्लास वगैरह सब होगी, लेकिन हम डायरेक्टली इसके एग्जाम्पल ध्यान रख लेंगे। तो कुछ बैक्टीरिया जहां पर हमारे जाने पहचाने, और पहला जो इस नाम से ही याद आ रहा है एक्टिनोमाइसिस, एक्टिनोमाइसिटिस जिसको अपन कह सकते हैं, ठीक है। और अपन कहना चाहें तो सबसे पहले ले रहे हैं एक्टिनोमाइसिस। स्ट्रेप्टोमाइसिस सुना है, एंटीबायोटिक वाला स्ट्रेप्टोमाइसिस। माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम, ठीक है। और अगर यहां पर ध्यान रखें क्लेवीबैक्टर, क्लेवीबैक्टर, माइक्रोकोकस, कुछ कोकस तो अभी ऑलरेडी हमने बात कर लिए थे, माइक्रोकोकस। तो कम से कम ये 3-4 अपन इसके अंदर ध्यान रखेंगे। जो हमारे दो तो एंटीबायोटिक वाले हैं, एक्टिनोमाइसिस और स्ट्रेप्टोमाइसिस, तो ये दोनों एक्टिनोबैक्टीरिया फाइलम से बिलोंग करते हैं। ध्यान रखना अच्छे क्वेश्चंस पैथोलॉजी के अंदर बनते हैं, लास्ट ईयर भी बने थे, और फंजाई में भी इसी तरीके से हम थोड़ी टेक्सोनॉमी की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं और वहां से क्वेश्चन बनते हैं जो पैथोलॉजी में हार्ड मानते हैं अपन। तो ये अपन बात कर रहे, इतना भी ध्यान रखेंगे तो अपने लिए पर्याप्त है। मैंने 4 बार जोड़ दिया मॉलिक्यूल्स, फर्मिक्यूल्स, क्योंकि वो क्वेश्चन वहां से एग्जाम में पूछे गए कई बार और वापस पूछते ही हैं इनको। क्लियर है बात? चलो ठीक है। अब ध्यान ये रखना है कि ये कई बार अपन कंफ्यूज रहते हैं, बहुत बार बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि स्ट्रेप्टोमाइसिस फंजाई है या बैक्टीरिया है। अब हमें क्लियर हो गया कि ये क्या है, बैक्टीरिया, क्योंकि ये इसमें किसमें आता है, एक्टिनोबैक्टीरिया। अब दूसरी बात ध्यान रखें, यहां पर सर बोले मिलते जुलते और टर्म भी हम सुनते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी सुनते हैं, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन भी सुनते हैं। क्या फर्क है सर इनमें? स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो एक एंटीबायोटिक है जो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस नाम के बैक्टीरिया से ऑब्टेन्ड होती है और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को कंट्रोल करने में काम में आती है। एक बैक्टीरिया से ऑब्टेन वाली एंटीबायोटिक जो दूसरे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को कंट्रोल करने में काम में आती है, उस एंटीबायोटिक को बोलते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, जैसे आपने कई बार अक्सर जो सुनते हैं एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब सर बोले एक नाम और सुनते हैं, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। वो क्या होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट प्लस टेट्रासाइक्लिन का कॉम्बिनेशन होकर मार्केट में एंटीबायोटिक मिलती है, तो उसे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन बोला जाता है। तो ये दोनों चीज के बारे में भी अपन यहीं पर अपन नोट कर रहे हैं, तो नोट लगा के वो बात कर लेते हैं। तो अपन ने जो बोला, ताकि अपने को हमेशा पता रहे कि कौन सा तो बैक्टीरिया का नाम है, कौन सा एंटीबायोटिक का नाम है। तो यहां पर अपन नोट लगा के लिख लेते हैं, साथ में नोट करें, स्ट्रेप्टोमाइसिन किस बैक्टीरिया से ऑब्टेन हो रही है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो एंटीबायोटिक आइसोलेटेड फ्रॉम एन एंटीबायोटिक isolated from Streptomyces griseus। बहुत सारे स्पीसीज हैं, स्पेशली इससे ऑब्टेन करते हैं बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस बैक्टीरिया से जो एंटीबायोटिक ऑब्टेन्ड होती हैं उसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, और इसका कहां यूज करते हैं? यूज्ड अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, और मैंने यहां पर एक जो कॉम्बिनेशन करके ट्रेड नेम से स्ट्रेप्टोसाइक्लिन करके आपको देखने को मिलती है।
वो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन क्या है? दो एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, और ये आपको मिलेगा स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट प्लस टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन भी एक एंटीबायोटिक है, कहां काम आएगी वो आपको बताएंगे। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, परसेंटेज कोई नहीं पूछता, नहीं वो उसको अपन नहीं ध्यान रखे, 9:1 का रेशियो स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट 9 के अनुपात में और 1 अनुपात में अपन टेट्रासाइक्लिन को लेते हैं, और दोनों को मिला के जो एंटीबायोटिक बनाते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। कर लिया नोट? तो मैंने अक्सर बताया कि जो स्ट्रेप्टोमाइसिन या फिर जो भी एंटीबायोटिक होती है वो बैक्टीरिया को कंट्रोल करने में काम में आती हैं। तो यहां पर एक एंटीबायोटिक आई है टेट्रासाइक्लिन। देखो आगे अपन बात करेंगे कि जो फाइटोप्लाज्मा होता है हम उसको हम बोलते हैं बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल। क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल। सेम बैक्टीरिया जैसा होगा, बस फर्क इतना सा होगा कि उसमें सेल वॉल नहीं होगी, जबकि बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है। तो ऐसे बैक्टीरिया या ऐसे बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वॉल नहीं होती है वो माइकोप्लाज्मा कहलाते हैं। आगे क्या होता है फाइटोप्लाज्मा वो भी आपको बता देंगे। तो माइकोप्लाज्मा कहलाते हैं। तो ये जो नॉर्मली एंटीबायोटिक होती है वो बैक्टीरिया को कंट्रोल करती है क्योंकि वो सेल वॉल पर अपना एक्शन दिखाती है। अब क्या एंटीबायोटिक, नॉर्मल एंटीबायोटिक माइकोप्लाज्मा को कंट्रोल कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसमें सेल वॉल होती ही नहीं है। तो उसके लिए फिर सेल मेम्ब्रेन तो यूनिवर्सल है, वो तो होगी। तो फिर हम ऐसी एंटीबायोटिक यूज करते हैं जो सेल मेम्ब्रेन पे काम करती है, और वही एंटीबायोटिक आपके माइकोप्लाज्मा को कंट्रोल करने में हम यूज करते हैं। तो कौन सी करते हैं? वो टेट्रासाइक्लिन करते हैं। बाकी नॉर्मल एंटीबायोटिक के लिए आपका माइकोप्लाज्मा रेजिस्टेंट होता है क्योंकि उसके अंदर सेल वॉल होती नहीं है। आप जिस काम के लिए जहां भेज रहे हो वो उसमें काम वो एंटीबायोटिक कर ही नहीं पाती। तो उसी चीज को अपन आगे बात कर लेंगे। यहां तक बात क्लियर है एंटीबायोटिक वाली? ठीक है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे ऑब्टेन करते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस नाम के जो स्ट्रेप्टोमाइसिस आपके एक्टिनोबैक्टीरिया फाइलम से बिलोंग करता है। आगे अपन बात ध्यान रखें, प्लांट पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया है वो अपने को वैसे ही पता चल गए कौन कौन से हैं, इरविनिया, ज़ेंथोमोनास है, सुडोमोनास है। ठीक है, ऐसे कुछ जो है आपके कहीं ना कहीं अपने को ध्यान रखें। उसके अलावा बैक्टीरिया आपको पता हो तो बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी होते हैं। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, हल्का सा बताऊंगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन भी आपके बैक्टीरिया करते हैं। स्पेशली लेग्यूम्स के अंदर हम राइजोबियम यूज करते हैं। बाकी आप बहुत सारे ध्यान रखते हो, आपको एजोस्पाइरुलम वगैरह की बात करते हो, तो उतनी बात मैं नहीं कर रहा हूं। उसके अलावा बेनिफिशियल के अंदर आपको एक और मैंने बता रखा है जो है एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है, और एग्रोबैक्टीरियम जो होता है वो नेचर्स जेनेटिक इंजीनियर भी उसको कहते हैं। वो चीज अपने को हल्के से अपन लिख लेंगे कि नेचर्स जेनेटिक इंजीनियर नाम से किस बैक्टीरिया को जानते हैं? एग्रोबैक्टीरियम को, क्योंकि उसका जो टीआई प्लाज्मिड होता है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में, बायोटेक्नोलॉजी में, जीन ट्रांसफर में, यानी कि ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाने में काम में हम लेते हैं। तो छोटा सा नोट लगा के उस पॉइंट को भी ऐड कर लेंगे। बेनिफिशियल है वो तो हमें पता चल ही गया, तो इतना सा लिखेंगे हम नेचर्स जेनेटिक इंजीनियर। प्रकृति में जेनेटिक इंजीनियर का जो काम करता है वो किसे बोलते हैं? इस बैक्टीरिया को बोलते हैं इंजीनियर। ठीक है, और ये कौन सा है? एग्रोबैक्टीरियम। स्पेशली आपको सभी को पता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, जिसका टीआई प्लाज्मिड जो होता है, टीआई का मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग, और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम में आता है, इसीलिए इसे नेचर्स जेनेटिक इंजीनियर बोला गया। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन कई बार ये बन जाए, चाहे बायोटेक्नोलॉजी से कहे चाहे पैथोलॉजी से, तो हमें पता होना चाहिए। क्लियर है? बढ़े आगे। तो ये तो अपने को बैक्टीरिया की बात ध्यान रखनी थी। अब अभी जस्ट हमने मॉलिक्यूल्स क्लास के अंदर 3 की बात करी, माइकोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा और स्पाइरोप्लाज्मा, और हमारे क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है।
बड़ा आसान सा क्वेश्चन तो अक्सर वही बन जाता है कि कौन सी डिजीज माइकोप्लाज्मा से होती है या फाइटोप्लाज्मा से होती है। वैसे बता दें कि माइकोप्लाज्मा जो होते हैं उनको अपन कहते हैं बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल। क्या कहते हैं? बैक्टीरिया विदाउट, सेम बैक्टीरिया जैसे होंगे बस सेल वॉल नहीं होगी। फिर बात आती है, एक टर्म आता है फाइटोप्लाज्मा। ऐसे माइकोप्लाज्मा जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, ऐसे माइकोप्लाज्मा जो किसको इन्फेक्ट करते हैं? प्लांट्स, यानी कि फाइटोप्लाज्मा। और फाइटोप्लाज्मा को हम एमएलओ के नाम से भी जानते हैं, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, एमएलओ। पर यह भी ध्यान रखना है कि एग्जाम में कई बार फाइटोप्लाज्मा भी नहीं लिखा, एमएलओ भी नहीं लिखा, और कई बार आंसर इसकी जगह माइकोप्लाज्मा भी चला जाता है। ठीक है, आपको बताऊंगा आगे। तो फिलहाल अपन यहां पर बात करते हैं, जो सिंपल सी बात ध्यान रखें, एक हेडिंग ले रहे हैं छोटी, जिससे अपन कहेंगे माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा तो समझने के लिए फिर आगे की बात करेंगे। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा के लिए छोटी सी बात बोलते हैं, बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल। इस मतलब एक्चुअल में बैक्टीरिया तो नहीं कहता, लेकिन ये ऐसे ही है कि सेम बैक्टीरिया जैसे हैं, बस इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती। और इसके अंदर जो हमारे काम का जो उसे कहते हैं फाइटोप्लाज्मा, क्या कहेंगे? फाइटोप्लाज्मा, जिन्हें हम एमएलओ के नाम से भी जानते हैं, एमएलओ, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये फाइटोप्लाज्मा कहें तो कुछ नहीं है, ये माइकोप्लाज्मा ही है। और ऐसे माइकोप्लाज्मा जो प्लांट्स को इन्फेक्ट कर रहे हैं उनको फाइटोप्लाज्मा कह दिया, बाकी अलग से कोई चीज नहीं है। इसीलिए कई बार आंसर माइकोप्लाज्मा भी चला जाता है। अब पहली बात तो ध्यान रखेंगे कि इनका शेप कैसा होता है, नॉन हेलिकल होता है। कैसा होता है? नॉन हेलिकल। हेलिकल का मतलब स्पाइरल, तो कुल मिला के ये हेलिकल या स्पाइरल शेप के नहीं होते हैं। तो याद कैसे रखें? ऐसा ही आगे अगर अपन पैथोजन पढ़ेंगे, स्पाइरोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा और स्पाइरोप्लाज्मा। स्पाइरो के नाम में स्पाइरल है, यानी कि वो स्पाइरल शेप्ड, हेलिकल शेप्ड होते हैं, और ये नॉन हेलिकल होते हैं। ठीक है, अभी अपन दोनों तीनों की जब बात कर लेंगे तो इसको अपन कंपेयर भी कर लेंगे। तो पहली बात तो ध्यान रखेंगे, ये कैसे होते हैं? नॉन हेलिकल होते हैं। अच्छा, ये प्रोकैरियोटिक होंगे, यूकैरियोटिक? क्योंकि अभी हमने पढ़ भी लिया, तो ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। क्या सेल वॉल प्रेजेंट होगी या एब्सेंट होगी? सेल वॉल एब्सेंट होगी, आसान सी बात है भी। ठीक है, इनके अंदर डीएनए कैसा होगा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। राइबोसोम कैसे होंगे? 70S राइबोसोम होंगे। ये कोई भी चीज हमें अलग से याद करने की जरूरत पड़ रही है क्या? इसीलिए एक चीज मैंने बोल दी, बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल, सेम बैक्टीरिया जैसे, बस इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती है। हाँ, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर, जो लीनियर नहीं, सर्कुलर ही होगा, बैक्टीरिया ही है। लीनियर तो यूकैरियोट्स में होता है, लीनियर डीएनए जो हमारी सेल के अंदर होता है, इनके अंदर किसी भी प्रोकैरियोट में लीनियर डीएनए नहीं होता। लीनियर का मतलब इस तरीके से डीएनए, और अगर ये सर्कुलर होना है मतलब ये जुड़ा हुआ होना, जहां से शुरू हुआ वहीं पे खत्म हो जाए। ये आपने पढ़ा है कि लीनियर होता है? नहीं, मैंने ऐसा कहीं अपन इसको नहीं कहते हैं, सर्कुलर ही होता है। अपन ने कहीं लिखा है क्या लीनियर? कहीं नहीं लिखा हुआ, लिखा है क्या? है ना? तो ये कैसा होगा? आप चाहो तो लिख लो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, और कहना चाहो तो नेकेड डीएनए। क्यों कहेंगे? क्योंकि सेम बैक्टीरिया ही तो है, फर्क किसका है? केवल सेल वॉल का। तो बिल्कुल बेझिझक हमें यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि यहाँ डीएनए कैसे होगा। ठीक है, तो इसको अपन ध्यान रखना, एक ही सेंटेंस में अपन इसको पूरा लिख देते हैं। तो ये मैंने एक गोले में इसीलिए डाल रहा हूं कि डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए। उसके अलावा ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं? तो फाइटोप्लाज्मा ऑब्वियस सी बात है प्लांट्स में होंगे, और प्लांट्स में भी कहां होते हैं? फ्लोएम के अंदर। सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो होता है, जाइलम फ्लोएम सभी को पता है, दो तरीके के वास्कुलर टिश्यू होते हैं, जो जाइलम जल का प्रभाव करता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, और फाइलम फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, सभी को पता है। यूं समझो कि जैसे हमारे घर में दो तरीके के पाइप लगे, एक तो जिससे पानी ऊपर आ रहा है, और एक जिससे पानी नीचे निकल रहा है। उसी तरीके से समझ लो जाइलम और फ्लोएम भी दो तरीके के प्लांट्स के अंदर पाइप है, जिससे जाइलम जो है वो पानी का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और फ्लोएम है जो वो फूड का ट्रांसपोर्ट कर रहा है। नॉर्मली
जो है वाटर आपका ऊपर की तरफ जाता है और फूड नीचे की तरफ, नॉर्मली बोला है, एक्सेप्शन केस भी होते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि प्लांट्स के जो फ्लोएम होते हैं वो सीव ट्यूब एलिमेंट से बना होता है, आपने सुना होगा। स्पेशल टाइप की सेल्स होती है, कौन सी? सीव ट्यूब एलिमेंट्स। वहां पर फाइटोप्लाज्मा प्रेजेंट रहते हैं। दूसरी बात, ये कहां हो सकते हैं? इंसेक्ट्स के अंदर भी हो सकते हैं, इंसेक्ट्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। तो सीधे सी बात ध्यान रखेंगे, ये कहां प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन फ्लोएम सीव ट्यूब्स, फ्लोएम सीव ट्यूब्स एंड इंसेक्ट्स। ठीक है, प्रेजेंट इन फ्लोएम सीव ट्यूब्स और इंसेक्ट, या तो प्लांट्स के फ्लोएम सीव ट्यूब में होंगे या फिर इंसेक्ट्स के अंदर ये प्रेजेंट रहते हैं। स्पेशली तो प्लांट्स के अंदर ही है, इसीलिए इनको अपन ने फाइटोप्लाज्मा बोला है, ध्यान रहेगा। दूसरी बात जो यहां पर ये नोट कर लिया सबने, क्या कर लो एक बार इसको नोट, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर भी डिवीजन जो रहेगा सेम बैक्टीरिया की तरह, कैसे होगा भाई डिवीजन? बाइनरी फिजन से होगा, बाइनरी फिजन। उसके अलावा ध्यान ये रखना है कि इन्हें कभी भी लैब में कल्चर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनकी ग्रोथ के लिए स्टेरॉल चाहिए। कुछ भी याद नहीं रखना, हम तो इतना सा कहेंगे कि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब जो हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ही ग्रो करते हैं, यानी कि ऑब्लिगेट पैरासाइट को कभी भी लैब में ग्रोथ नहीं किया जा सकता, लैब में कल्चर कभी भी नहीं कर सकते। कोई भी ऑब्लिगेट पैरासाइट जो होता है उसको आप लैब में कल्चर नहीं कर सकते। जैसे वायरस है, वायरस भी ऑब्लिगेट पैरासाइट है। वायरस को अपनी ग्रोथ करनी है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो उसको लिविंग होस्ट सेल चाहिए ही चाहिए। वो कभी भी लैब में वायरस को मल्टीप्लाई नहीं करा सकते। क्लियर है बात? तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट जो सिंपल सा क्वेश्चन के हिसाब से अपने को जो बात ध्यान रखना था। क्लियर है बात? दूसरी बात एक मैंने यहां पर बताई कि नॉर्मल जो एंटीबायोटिक्स होती है जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, उनके लिए तो रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो कौन से एंटीबायोटिक के लिए सेंसिटिव होंगे? रेजिस्टेंस का मतलब आप वो एंटीबायोटिक डालोगे, इनको आप जैसे फील्ड में कोई फाइटोप्लाज्मा डिजीज हो रही, जैसे लिटिल लिपोप्रिंजियल हो रही है, आप जाके स्ट्रेप्टोमाइसिन डाल रहे हो, आप जाके पेनिसिलिन डाल रहे हो, क्या ये कंट्रोल होंगे? नहीं होंगे। फिर कौन सी डाले? टेट्रासाइक्लिन डालेंगे, तो वो इस पर एक्शन करेगी क्योंकि वो सेल मेम्ब्रेन पे काम करती है। तो सिंपल से यहां पर एक बात कहेंगे अपन कि रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन, रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन या दूसरी अदर एंटीबायोटिक के लिए, पेनिसिलिन तो सभी जानते हैं एंटीबायोटिक है, ठीक है, बट सेंसिटिव फॉर टेट्रासाइक्लिन। जो काम की बात यही है, कभी भी पूछ ले कि विच एंटीबायोटिक इज यूज्ड फॉर द कंट्रोलिंग माइकोप्लाज्मा और फाइटोप्लाज्मा, तुम्हारा आंसर होगा टेट्रासाइक्लिन। भाई सेंसिटिव होंगे तभी तो कंट्रोल होंगे। क्लियर है? बढ़े आगे? यस। इसके अलावा अपने को ध्यान रखना है कि इनके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है, अब सेल वॉल तो है नहीं, इनको भी प्रोटेक्शन चाहिए, सेल वॉल रिजिड होती है, तो सेल वॉल यहां पर नहीं होती, इसलिए इनके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो थोड़ी स्पेशलाइज्ड होती है, वो और वो ट्रिपल लेयर्ड होती है। सेल मेम्ब्रेन फाइटोप्लाज्मा की कैसी होती है? ट्रिपल लेयर्ड होगी, और ये हाईली पॉलीमॉर्फिक होते हैं, मतलब इनका शेप कोई ऐसा फिक्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, जैसे बैक्टीरिया में हम बता रहे थे जिनका शेप पॉलीमॉर्फिक, मतलब बहुत सारी मॉर्फोलॉजी वो दिखा सकते, पॉलीमॉर्फिक, हाईली पॉलीमॉर्फिक होते हैं, ध्यान रहेगा। तो उसी चीज पर अपन आते हैं, पहली अगली जो खासियत, ट्रिपल लेयर्ड सेल मेम्ब्रेन, ट्रिपल लेयर्ड सेल मेम्ब्रेन। हाईली पॉलीमॉर्फिक, पॉलीमॉर्फिक या कई बार आजकल वर्ड वो भी चलता प्लियोमॉर्फिक, दोनों का मतलब लगभग एक ही निकलता है। तो हाईली पॉलीमॉर्फिक ये आपके रहेंगे। टेक्सोनॉमी इसकी ऑलरेडी बता दी अपन ने, फिर भी एक बार लिख देता हूं कि डोमेन कौन सा इनका?
बैक्टीरिया, बैक्टीरिया डोमेन या बैक्टीरिया किंगडम से अपन पहले जो डोमेन नाम ज्यादा यूज होता था। उसके अलावा फाइलम कौन सा था इनका, फर्मिक्यूट्स था। कौन सा था, फर्मिक्यूट्स। और क्लास कौन सी थी, मॉलिक्यूट्स। तो वो अपन तीनों चीज को एक साथ इनके लिए लिख भी देते हैं। और जो सबसे आसान और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि यहां पर कौन से डिजीजेस फाइटोप्लाज्मा से कॉज्ड होती हैं, उन पे अपन बात करेंगे। उसके अलावा एक बात और ध्यान रखें कि जिस तरीके से कभी भी आप नॉर्मली कोई भी डिजीज पढ़ोगे तो कभी भी फाइटोप्लाज्मा का अलग से कोई साइंटिफिक नेम हम नहीं पढ़ते, चाहे किसी भी, हम सीधे कह देंगे कि लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज कॉज्ड बाय फाइटोप्लाज्मा या माइकोप्लाज्मा या एमएलओ, आंसर दे देंगे। लेकिन कभी भी उसका पैथोजन का नाम जनरली हम नहीं बोलते हैं, लेकिन उसके लिए भी अलग से एक जीनस का नाम दे दिया गया और वो जीनस बोला जाता है कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्मा। जो नया जीनस दिया गया है माइकोप्लाज्मा के लिए, फाइटोप्लाज्मा के लिए, उसका नाम है कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्मा। और जो आगे जिस डिजीज से रिलेटेड है उसका ये जीनस हो गया, आगे स्पीसीज का नाम आ जाएगा। तो एग्जाम में इतना सा ही क्वेश्चन पूछ लें कि किस जीनस से फाइटोप्लाज्मा बिलोंग करते हैं, तो कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्मा। तो न्यू जीनस प्रपोज फॉर फाइटोप्लाज्मा इस कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्मा। ये जीनस है तो ऑब्वियस ही बात है स्पीसीज का नाम इसके आगे कहीं आ जाएगा, कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्मा। कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्मा, शॉर्ट में सीए फाइटोप्लाज्मा भी इसको अपन कह सकते हैं। क्लियर है? अभी अपन पूरा इसको रिवाइज करें क्योंकि यहां से क्वेश्चंस एक आध क्वेश्चन बनता रहता है, इसके लिए अपन इसको पूरा बात भी कर लेंगे। अब आती है जो सबसे मेन और सबसे आसान से क्वेश्चन वाली बात कि कौन से डिजीज है जो फाइटोप्लाज्मा से होती है। सबने नोट कर लिया, डिजीजेस कॉज्ड बाय फाइटोप्लाज्मा। या फाइटोप्लाज्मा ऑप्शन में नहीं होगा तो क्या मिल सकता है, एमएलओ। एमएलओ भी ऑप्शन में नहीं होगा तो क्या मिलेगा, माइकोप्लाज्मा। इसीलिए अपन ने तीनों चीज एक बार एक साथ लिख ली। और कई बार तो एग्जाम में आंसर में माइकोप्लाज्मा ही मिलता है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहली जो अपन ध्यान रखेंगे, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। बैंगन का लघु पत्ती या लघु पर्ण रोग जिसको कहते हैं। उसके अलावा ध्यान रखें सिसेम फाइलोइडी, तिल का जो फाइलोइडी रोग होता है, सिसेम फाइलोइडी। ग्रासी शूट डिजीज ऑफ शुगर केन, ठीक है, गन्ने का घासी प्ररोह रोग जिसको कहते हैं, ग्रासी शूट डिजीज ऑफ शुगर कैन। ठीक है, तो ये तीन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज हैं। एक आध और इसमें और ऐड कर देते हैं, एक होती है सैंडल स्पाइक डिजीज इन सैंडलवुड। सैंडल स्पाइक डिजीज, चंदन के अंदर जो डिजीज होती है, सैंडल स्पाइक डिजीज इन सैंडलवुड। वो एग्जाम के हिसाब से, हमारे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट ऊपर के तीनों हैं। सैंडलवुड मतलब क्या होता है, लकड़ी के सैंडल नहीं, चंदन। ठीक है, हाँ, कोई कहते हैं लकड़ी के सैंडल हो तो सैंडलवुड चंदन के अंदर। उसके अलावा एक होती है राइस येलो ड्वार्फ। ये इतनी पॉपुलर नहीं है लेकिन फिर भी अपने को ध्यान रहे, कई बार ऑप्शन में आ जाए तो क्वेश्चन गलत नहीं हो। उसके अलावा टोमेटो बिग बर्ड, एक पीच येलो भी याद रखते हैं, पीच येलो, पीच मतलब वही आड़ू वाला, ठीक है ना। और एक आपका टोमेटो बिग बर्ड, टोमेटो बिग बर्ड। ज्यादा पॉपुलर ऊपर की तीनों डिजीज जो एग्जाम में तीनों पर ही कई बार क्वेश्चन पूछे गए, कई बार। जो फाइटोप्लाज्मा के सबसे फेमस क्वेश्चन जो है वो इसी से बनते हैं।
क्लियर है बात? कर लिया नोट? एक चीज और इसके अंदर अपन नोट कर रहे हैं, एक और, कि यहां पर फ्लैजिला एब्सेंट होता है। तो ये मोटाइल होंगे, नॉन मोटाइल? नॉन मोटाइल। तो इन्हें एट्राइकस भी अपन कह सकते हैं। तो एक चीज और पिछली स्लाइड पे अपन ऐड करेंगे। नोट कर लिया सबने? कर लिया? कर लो कर लो। बिल्कुल वही, एक बार मैं उसी पे आ रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ से। तो बिल्कुल सही कह रहा है, तेने जो कह दिया वो कटु सत्य है। नहीं, तो नाराज तो नहीं होता ना कभी कुछ मजाक करता हूँ तेरे से? अरे ये कैसे नाराज हो सकता है? एक पॉइंट लिख लेते हैं फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एक चीज और यहाँ पर लिखना कि ये कैसे होते हैं, फ्लैजिला एब्सेंट होता है यहाँ पर। वेरी गुड, फ्लैजिला एब्सेंट है, तो इनको मैं कह सकता हूं एट्राइकस कह सकता हूं। एट्राइकस कल ही अपन ने पढ़ा। और ये कैसे होंगे? नॉन मोटाइल, यानी कि मूवमेंट कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। जहां तेरी इच्छा हो लिख दे, कहीं टेंशन नहीं। वैसे ऊपर लिख देते हैं, डिजीज जो लिखे ना उससे ऊपर कहीं भी लिख दे, जहां इच्छा हो वहां लिख दे, कोई चिंता नहीं। हाँ हाँ। तू नाराज तो नहीं होता ना कभी कभी चंद्रपाल? क्या बात है, बिटर ट्रूथ, बहुत सही बोला है। अब यार मेरे को इतनी इंग्लिश आती नहीं है। वेरी गुड। एट्राइकस। बड़ा आसान सा छोटा सा फाइटोप्लाज्मा का टॉपिक। सबसे खास बात, हम बैक्टीरिया को पढ़ने के बाद ही इसको पढ़ते हैं, और हमने सबसे पहले कहा माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो यूं मत दिमाग लगा लेना कहीं कि माइको मतलब फंजाई से रिलेटेड है, क्योंकि हम माइकोलॉजी बोलते हैं और कई बार माइको वर्ड को कहते हैं कि जहां माइको आ जाए मैं फंजाई। तो ये मत समझ बैठना कि माइको आ गया मतलब ये फंजाई से रिलेटेड है, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, अब खास बात जो अपने को यहाँ पर ध्यान रखनी थी कि जो माइकोप्लाज्मा है वो कैसे होते हैं? ऐसे बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। और फाइटोप्लाज्मा बोले सर माइकोप्लाज्मा पढ़ाते पढ़ाते फाइटोप्लाज्मा क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि हमें पढ़ना माइकोप्लाज्मा को ही है, और ऐसे माइकोप्लाज्मा जो प्लांट में डिजीज करते हैं उन्हें बोल देते हैं फाइटोप्लाज्मा, प्लांट की वजह से। और इन्हें एक नाम और दे देते हैं MLO, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कोई खास बात नहीं है, कहने को कहा जाए तो ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिमसली वर्ड, इसीलिए एग्जाम वाले फाइटोप्लाज्मा लिखते हैं तो भी हमारा आंसर सही है। एग्जैक्टली सही तो यही है, लेकिन कई बार एमएलओ भी एग्जाम वाले यूज करते हैं और माइकोप्लाज्मा भी आंसर में यूज करते हैं। सबसे पहली बात कही कि ये शेप में कैसे होंगे? नॉन हेलिकल, क्योंकि हम कंपेयर करेंगे। अगला जस्ट जिसे स्पाइरोप्लाज्मा कहेंगे तो वो नाम में स्पाइरल, स्पाइरल मतलब हेलिकल, तो ये कैसे हो गए? नॉन हेलिकल। तो हम याद रख लेंगे। प्रोकैरियोटिक है, बड़ी आसान सी बात है। प्रोकैरियोटिक है मतलब डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए भी होगा, 70s राइबोसोम भी होगा। बैक्टीरिया से डिफरेंस बस इसी चीज का होता है कि सेल वॉल एब्सेंट होती है। उसके अलावा हमने कहा डिवीजन, बाइनरी विजन में सेम बैक्टीरिया की तरह ओब्लिगेट पैरासाइट होता है, ये हम ध्यान रखेंगे स्पेशली इसके लिए। किसी भी तरीके का फाइटोप्लाज्मा होगा हमेशा ओब्लिगेट पैरासाइट होगा। ऐसा नहीं है कि डेड मटेरियल मिल गया और वो अपना, मतलब वो होता है ना कि यार खाने को पनीर मिलेगा तो ही खाना खाऊंगा, वो वाला ही। लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेगा तो ही अपना काम चलाएगा। और पनीर में तो कोई खास बात नहीं, मेरे तो बोर हो गया मैं पनीर नाम से। आप तो नहीं हुए? हाँ, बड़ा क्रेज। ठीक है, हाँ, उसी पर भी आ रहे हैं थोड़ी देर बाद। ओब्लिगेट पैरासाइट। उसके अलावा हमने कहा कि कहां मिलेंगे प्लांट में, ये कई बार क्वेश्चन बन जाता है। तो प्रेजेंट इन सीव ट्यूब एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम, वहां पे, या फिर इंसेक्ट्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एक्टिनोमाइसिन, जो बहुत सारी है, कुल मिला के ये सेंसिटिव, या जो आपके फाइटोप्लाज्मा को कंट्रोल करने में जो एंटीबायोटिक काम आती है वो है टेट्रासाइक्लिन है।
उसके अलावा हमने बोला कि इसकी सेल मेम्ब्रेन एक यूनिक टाइप की होगी जिसमें ट्रिपल लेयर्ड होगी ये, साथ ही हाईली प्लियोमॉर्फिक या पॉलीमॉर्फिक होंगे, डोमेन बैक्टीरिया, फाइलम फर्मिक्यूट्स, क्लास मॉलिक्यूट्स। और नया जीनस जो दिया गया है कि आज के बाद यानी कि फ्यूचर में कभी कोई फाइटोप्लाज्मा का नाम देवे तो एक जीनस आगे आप हमेशा लगा देना कि कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्मा और उसकी जो भी स्पीसीज वो लिख देना, तो 3 टुकड़ों में इसका नाम लिखा जाएगा जब भी लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन बन जाए। फ्लैजेला एब्सेंट होता है, एट्राइकस होते हैं, यानी कि ये कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल, और इनसे होने वाली डिजीजेस जो हैं वो आपके इंपॉर्टेंट 3 जो एग्जाम में कई बार, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, सिसेम फाइलोइडी और ग्रासी शूट डिजीज ऑफ शुगर केन, जिसमें गन्ना जो है वो घास जैसा आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, स्टेम की ग्रोथ ज्यादा नहीं मिलेगी, वो अपन आगे गन्ने में शुगर केन में डिजीज पढ़ेंगे भी। सैंडल स्पाइक डिजीज इन सैंडलवुड, चंदन के अंदर डिजीज है। राइस येलो ड्वार्फ, पीच येलो और टोमेटो बिग बर्ड, ये भी हल्की सी ध्यान रख लें, ज्यादा पॉपुलर नहीं है इसलिए मैंने उनके लिए ज्यादा बोला भी नहीं। क्लियर है क्या बात? ठीक है ना, बढ़े आगे। चलो इसको कंपेयर करते हुए छोटी सी बात देख लेते हैं 4 पॉइंट में, उसको कहते हैं स्पाइरोप्लाज्मा। क्या कहेंगे? स्पाइरोप्लाज्मा। इसमें आपने सर अलग अलग लिखाया था पीछे क्या? में। हाँ तो ये अलग 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 लिखाने का मतलब वो है कि माइकोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा आप कभी भी उन माइकोप्लाज्मा को नहीं बोल सकते जो एनिमल में डिजीज कर रहे हैं। उन माइकोप्लाज्मा को जो एनिमल में डिजीज करते हैं उनको कभी भी फाइटोप्लाज्मा बोल पाएंगे क्या? नहीं बोल पाएंगे, इसलिए अलग अलग अपन ने बोला। वो अलग ही ग्रुप अपन ने कह दिया कि ऐसे माइकोप्लाज्मा जो प्लांट में डिजीज करते हैं या प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें फाइटोप्लाज्मा कह दिया, पर वास्तव में है क्या? वो माइकोप्लाज्मा ही है, इसीलिए अपन ने कहा वही चीज है, तू टेंशन ही मत ले, है ना, कोई टेंशन नहीं। दूसरी बात देखो, स्पाइरोप्लाज्मा का शेप होता कैसा होता है? हेलिकल। कैसे याद रखेंगे? स्पाइरल। स्पाइरल जो आप करते हो तो वो जैसे हेलिकल नहीं दिखता है, स्पाइरल की अपनी बाइंडिंग जो अपनी होती है किताबों पे, तो वो उस तरीके से, तो नाम में ही स्पाइरल। और कैसा होगा? ये एस आकार में ही होता रहता है, आगे से आगे घूमता रहता है। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखेंगे कि ये होते हैं फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट। वो कैसे थे? ऑब्लिगेट पैरासाइट थे, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट। मतलब ये वास्तव में क्या है? पैरासाइट है, लेकिन जब इनको लिविंग होस्ट नहीं मिलेगा तब ये क्या करेंगे? डेड मैटर से भी अपना काम चला लेंगे। तो फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट ये होते हैं। इनकी जो कॉलोनी होती है उसका शेप दिखता है फ्राइड एग शेप कॉलोनी। अब जैसे चंद्रपाल का मूड हुआ और बाहर बोले सर आज सर्दी बहुत, अंडे खा के आऊंगा, ठीक है, अरे पर मैं तो खाता हूं ना, मेरा मूड हुआ, ठीक है, तुम छोड़ दिया, बहुत बढ़िया बात। तो फ्राइड एग शेप, कई बार क्या होता है अपन जाते हैं उसके बाद उसको बोलते हैं यार फ्राई कर दे उस तवे पे, और वो उसके ऊपर जो फिर आपको जो एक अलग सा थोड़ा सा उस पे वो बन जाएंगे निशान, तो वैसे ही स्पाइरोप्लाज्मा की कॉलोनी दिखती है, फ्राइड एग शेप कॉलोनी जिसको अपन कहते हैं। क्लियर है? उसके अलावा अगर अपन ध्यान रखें तो ये मोटाइल होते हैं क्योंकि यहां पर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, यानी कि फ्लैजिला प्रेजेंट, तो ये कैसे होंगे? मोटाइल होंगे। बाकी कैरेक्टर में लिखने की जरूरत नहीं है, फाइटोप्लाज्मा की तरह ही होगी, वही डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होगा, वही 70S राइबोसोम होगा, वही डिवीजन बाइनरी फिजन से होगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, अदर कैरेक्टरिस्टिक, जो डिफरेंसेस थे वो अपन ने लिख लिए, अदर कैरेक्टरिस्टिक सेम एज फाइटोप्लाज्मा। ठीक है, बड़ा आसान से ध्यान रखेंगे। और यहां पर 2 डिजीजेज अपन ध्यान रखेंगे, जब भी एग्जाम में पूछी गई वो 2 ही डिजीज ध्यान रखते हैं, डिजीजेस कॉज्ड बाय स्पाइरोप्लाज्मा। एक तो अपन ध्यान रखते हैं मेज स्टंट डिजीज, मेज स्टंट या कॉर्न स्टंट भी कहते हैं, कॉर्न के तो मेज के तो एक ही बात है। और इसका कोजल ऑर्गेनिज्म थोड़ा सा अपन नाम भी ध्यान रखते हैं, स्पाइरोप्लाज्मा। स्पाइरोप्लाज्मा कुन केली करके इसका पूरा नाम है, कुन केली।
एक डिजीज होती है जिसको कहते हैं सिट्रस स्टब-बॉर्न डिजीज, सिट्रस स्टब-बॉर्न डिजीज। जो अधिकतर संतरे वर्गीय जो आपकी फसलें हैं सिट्रस वाली उनमें मिलेगा। और इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो स्पाइरोप्लाज्मा सिट्री, स्पाइरोप्लाज्मा सिट्री। दो ही डिजीज याद रख लें, हमारे लिए पर्याप्त है जहां से क्वेश्चन पूछे जा गए। छोटा सा टॉपिक है स्पाइरोप्लाज्मा, तो वो अपन ने साथ ही अपन ने कवर भी कर लिया, अलग से अपने को कोई ज्यादा टेंशन वाली लेने वाली जरूरत यहां पर पड़ेगी नहीं। ये बैक्टीरिया के लिए, हाँ वायरस के लिए, वायरस के लिए कभी भी कोई एंटीबायोटिक नहीं होती है, वायरस के लिए कभी भी कोई केमिकल होता ही नहीं है। तो बोले सर वायरल डिजीज को, आप मुझे बताओ कि वायरल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए आप क्या स्प्रे करवाओगे फार्मर को? तो बस वायरस कभी भी कंट्रोल नहीं होता है वायरस को, क्यों? वायरस लिविंग ही नहीं है। हम कंट्रोल करेंगे किसको? लिविंग को, ठीक है। हम तो फिर वहां पर हम क्या करते हैं, जो वायरस का जो होस्ट होता है, वेक्टर होता है, उस वेक्टर को कंट्रोल किया जाता है। अगर वो वेक्टर कोई फंजाई है तो हम फंजीसाइड डाल देंगे, अगर कोई वेक्टर आपका इंसेक्ट है तो हम इंसेक्टिसाइड स्प्रे करेंगे और वायरस को कंट्रोल कर लेते हैं। क्लियर है? होता तो कोरोना में लाते हैं ना, है नहीं सीजन हुआ। क्या डाउट है आपका? और नहीं, कुछ कुछ है डाउट अभी भी लग रहा है मुझे, तो आराम से सोच के वापस पूछना, कोई दिक्कत नहीं। आप पूछना चाह रहे थे कि एंटीबायोटिक बैक्टीरिया में यूज हो रही है, तो वायरस में क्या यूज करेंगे? तो वायरस में बैक्टीरिया, वायरस लिविंग है ही नहीं। वायरस अपन जब पढ़ेंगे वहां और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक हम बोल देते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। वायरस स्टेबल पे है, कोरोना का वायरस फॉर एग्जाम्पल पहले था या कभी रहा होगा, तो वो यहां पर क्या वो कभी रिप्रोडक्शन कर पाता, कभी मल्टीप्लाई कर पाता? क्योंकि ये टेबल लिविंग है क्या? जैसे ही मैंने यहां हाथ लगाया मेरी बॉडी में आ गया, अब मेरी सेल में वो मल्टीप्लिकेशन शुरू कर, अब वो लिविंग की तरह बिहेवियर करेगा। बट लेकिन वास्तव में अगर मेरे को कोई पूछ ले कि वायरस लिविंग है नॉन लिविंग, मैं आंख बंद करके कहूंगा वो नॉन लिविंग है। क्यों कहूंगा? क्योंकि लिविंग होने की एक टेक्निकल डेफिनेशन, एक छोटी सी लाइन में हम कहते हैं कि वो चीज, वो सेल, वो ऐसी कोई भी बॉडी जिसके अंदर एंजाइम होते हैं वो लिविंग है, उस और जिसके अंदर एंजाइम नहीं होते वो। वायरस में सेल ही नहीं है, वायरस में कुछ नहीं है, जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन की कोट के अलावा कुछ नहीं है, तो कोई एंजाइम ही नहीं है, तो उसको लिविंग कभी अपन कह ही नहीं सकते। तो उसको कंट्रोल करना हमारे लिए संभव है भी नहीं। तभी तो आप जानते हो कि वायरल डिजीज को कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है। कोई भी कोरोना को मुश्किल क्यों होता है? बीमारियां तो हजारों चल रही, कितने डिजीजेस है, क्या हम इतने सफर हुए? इससे पहले आपको पता हो तो अभी थोड़े दिन पहले आपकी वो एक चली थी, कौन सी डिजीज चली थी गाय में? लंपी, वो भी वायरस से थी, वो भी वायरस से। कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो रहा था, तो वो बड़ी दिक्कत आती। तो वैसे केस में फिर अपन अक्सर वैक्सीन लाते हैं। वैक्सीन भी क्या होती है? कंट्रोल नहीं करती। वैक्सीन क्या करते हैं? वैक्सीन आपको पता हो तो कभी भी, जैसे बचपन में अपने एक पोलियो एक वैक्सीन ही एक तरीके से, पोलियो अपन दवा पीते हैं ना। अरे मैंने तो बहुत बड़ा हो गया तब भी मेरे दोस्त जो थोड़े सीनियर थे वो मेरे को, मैं थर्ड फोर्थ में आ गया तब भी मेरे को उठा के पिला के ले आते थे पोलियो की दवा, तो इसलिए मैं तो बड़ा रेजिस्टेंट हो रखा हूँ, ठीक है। बहुत लेट था, क्योंकि उसमें फायदा था कि जिसको बच्चे को पोलियो दवा पिलाते थे उसको पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट मिलता था। अब मेरे को तो वो छोड़े देते नहीं, वो खुद खा जाते। हाँ, मेरे को कुछ नहीं देते, वो बिस्किट का पैकेट तो वो लड़के खाते हैं और बिस्किट के पैकेट चक्कर मेरे को उठा के ले जाते। तो अब ये अक्सर जो वैक्सीन अपन लगता है, जैसे कोरोना था, अपनी बॉडी में वैक्सीन लगा, हुआ क्या? वो उस वायरस की, उस पैथोजन की माइल्ड डोज हमारे बॉडी के अंदर डाली गई, जिससे तभी तो कोरोना की वैक्सीन लगते बुखार आता था, ठीक है। तो वो क्या होता है कि वो माइल्ड डोज जो होती है उस पैथोजन की, जो भी वायरस है वो पैथोजन ही हमारी बॉडी में डाल रहे हैं, और वो पैथोजन माइल्ड डोज में ज्यादा डालेंगे तो हमें कोरोना हो जाएगा।
कम डालेंगे तो उससे क्या होगा कि वो हमारी बॉडी उसके लिए रेजिस्टेंस लाएगी, ताकि फ्यूचर में कभी भी पैथोजन हमारी बॉडी में आएगा तो हमारी बॉडी में उसके लिए एंटीबायोटिक ऑलरेडी डेवलप हो रखी होगी। तो फिर ये स्प्रे क्यों करते थे सैनिटाइजर वगैरह मकान में, ताकि अपने हाथ तक अपनी बॉडी तक पहुंचे ही नहीं, पहले उसको मरते नहीं है, कभी भी नहीं मरते। हाँ नहीं मरते, कभी भी नहीं मरते, सैनिटाइज होता है, मरता कभी भी नहीं, वो इनएक्टिव स्टेज में होता है, मरता कभी भी नहीं वायरस। अरे वो पहले ही मरा हुआ है। बढ़े आगे, हमारा टॉपिक वो है भी नहीं, हम जो चल रहे हैं किस पे, स्पाइरो। वो जितनी बात करो उतनी लंबी है, अपन तो डायरेक्टली, क्योंकि मैं एनिमल का और ना ह्यूमन का डॉक्टर, पर थोड़ा बहुत आपको बता सकता हूँ जितना मेरे को पता है। ठीक है, बढ़े आगे, नहीं बढ़े, क्या हो गया, कैसे हो गया। छोटा सा एक टॉपिक और यहां पर अपन ले रहे हैं जो बैक्टीरिया से रिलेटेड, अगली क्लास में डायरेक्ट फंजाई लेंगे। तूने कहा बैक्टीरिया का टॉपिक नहीं पढ़ेंगे इसके बाद अपन, ठीक है, अगली क्लास में डायरेक्ट फंजाई। एक छोटी सी बात करें जिसको कहते हैं एफवीबी, एफवीबी फास्टिडियोस वैस्कुलर बैक्टीरिया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि वास्कुलर टिश्यू कौन कौन से होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो ये ऐसे बैक्टीरिया है जो वास्कुलर टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं और उन बैक्टीरिया की कैटेगरी को कहते हैं एफवीबी। 4-5 पॉइंट में इसको खत्म कर रहे हैं। एफवीबी या तो आप मेरे साथ लिख लो, अभी समझा देता हूं। फास्टिडियस वास्कुलर बैक्टीरिया। अब क्या खास बात है, एक बार अपन 4-5 पॉइंट ही है वो लिख लेते हैं और फिर समझ लेंगे, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। बैक्टीरिया है मतलब प्रोकैरियोटिक तो है ही है, कोई खास बात है भी नहीं इसके अंदर, प्रोकैरियोट्स। एक स्पेशल बात होती है कि इनकी सेल वॉल होती है अंड्यूलेटेड।
एक बार समझ लेता कि आपके कहीं नीचे पढ़ने में दिक्कत आ रही होगी तो क्लियर हो जाएगा ना, फिर नोट कर लेना ध्यान से, इधर सुनो फिर नोट कर लेना, एक बार इधर देख लो। बड़ा सिंपल सा है, सेम मतलब बैक्टीरिया ही है, अलग से कोई पैथोजन है नहीं, लेकिन ये बैक्टीरिया एक अलग से कैटेगरी डाल दी, एफपीवी फास्टिडियस वास्कुलर बैक्टीरिया, पहले समझ लो फिर नोट कर लेना। तो ये वो बैक्टीरिया जो वास्कुलर टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, वास्कुलर टिश्यू दो होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, यानी ये कहां प्रेजेंट होंगे, जाइलम और फ्लोएम में। खास बात बैक्टीरिया है तो प्रोकैरियोट तो ही है, इनके अंदर सेल वॉल होगी, क्योंकि बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होती है, लेकिन इनकी सेल वॉल अंडुलेटेड मतलब उबड़ खाबड़ है, अंडुलेटेड लैंड अपन कहते हैं ना खेतों में, तो वैसे सेल वॉल का प्रॉपर शेप नहीं होगा, कहीं ऊंची कहीं नीची, ऐसे भी देखने को मिलेगी। तो कहीं पूछ लेगा अंडुलेटेड सेल वॉल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फास्टिडियस वास्कुलर बैक्टीरिया। वेक्टर इनका होता है लीफ ऑपर, यहां पर वेक्टर से ही ट्रांसफर होते हैं, जनरली ये ग्राम नेगेटिव होते हैं, क्लेविबैक्टर और लैप्सोनिया ज़ाइली जो है वो ग्राम पॉजिटिव है, ये एक्सेप्शन है यहाँ पर। तो इनके डायरेक्टली अपन ध्यान रखेंगे कि कौन सी ऐसे एफएबी है जो जाइलम में रहते हैं और उनसे कौन सी डिजीज होती है। पहली डिजीज है पायर्स डिजीज ऑफ ग्रेप्स, पायर्स डिजीज ऑफ ग्रेप्स, और वो होती है जाइलेला फास्टिडियोसा नाम के एफएबी यानी कि बैक्टीरिया से। मैंने बता याद हो तो ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव में एग्जांपल लिखवाए थे, ठीक है। एक होती है शुगर केन में रेटून स्टंटिंग, तो वो होती है लैप्सोनिया ज़ाइली से। सिट्रस ग्रीनिंग या होंगलोंग बिंग के नाम से, एचएलबी के नाम से डिजीज को जानते हैं, जो सिट्रस में आप पढ़ते हो, वो होती है कैंडिडेटस लिब्रोबैक्टर नाम के एफएबी बैक्टीरिया से। नोट कर लो, आसान सा है, अलग से कोई चिंता वाली बात नहीं, पर कहीं एफएबी नाम आ जाए तो अपने लिए नया नहीं है। अगर ऑप्शन में एफएबी नहीं है तो हम सीधा सा इनको क्या बोलेंगे, बैक्टीरिया ही बोलेंगे। लास्ट वाली तो बस एग्जांपल है सीधे से, कौन सी जाइलम में आपके प्रेजेंट रहेंगे बैक्टीरिया और कौन से फ्लोएम में रहेंगे। जो जाइलम में रहेंगे वो जाइलम के कौन कौन से हैं, तो दो ध्यान रखेंगे, पायर्स डिजीज ऑफ ग्रेप्स और दूसरा रेटून स्टंटिंग इन शुगर कैन। किस बैक्टीरिया से होते हैं, उस बैक्टीरिया का कोजल ऑर्गेनिज्म का नाम भी हमने यहाँ पर लिखा है। सिट्रस ग्रीनिंग होंगलोंग बिंग नाम की डिजीज है, वो किसके अंदर होती है, सिट्रस में, और इसका जो है बैक्टीरिया कहां पर प्रेजेंट होगा, फ्लोएम में। क्लियर है बात, सीओ। अरे क्लियर है क्या, भर गया मन, बहुत है। तो इसके अगली क्लास कौन सी रहती है आपकी? ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।